ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का लेक्चर है डर्मल पंक्चर और जी आप सब मुझे सुन रहे हैं? Yes, sir. जी सर, सुन रहे हैं लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे, वेन पंक्चर की बात कर रहे थे, स्पेसिमेन की बात कर रहे थे। हमें ये भी आइडिया हुआ कि कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग वेन पंक्चर में। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स उसके हैं, WHO प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास फिलबॉटमी इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए, आप पेशेंट के साथ आपकी डीलिंग कैसे होनी चाहिए, किस लिहाज से आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो बड़ा साउंड होना चाहिए इन सेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और इन हार्ड स्किल्स। दोनों का मिक्सचर जो है वो होना चाहिए। फ्लो साइकिल देखा आप लोगों ने, फिर उसके साथ आपने इनवॉइस जनरेशन जो है वो भी देखी। फिर उसके बाद जो पूरा स्टेप्स थे वो आप लोगों को अब यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह जो है वो आइडिया हो चुका है। इवन जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन था तो उसमें आप लोग आए भी और काफ़ी बच्चों ने उसमें हिस्सा भी लिया एंड हैव पार्टिसिपेटेड वर्क। उसमें से बहुत बच्चों ने जो है वो ब्लड एक दूसरे से वेन पंक्चर के ज़रिए थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है वो ब्लड लिया भी, और उन्होंने देखा भी कि कौन सा ट्यूब जो है वो किस पर्पस के लिए होता है। वो सारी चीज़ें जो थी वो आप लोगों ने यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो अचीव की होगी। मेरी सजेशन आप लोगों को यही थी कि क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये ज़ाहिरी बात है कि प्रैक्टिस करने से ही आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिफरेंट लैब्स में या डिफरेंट उस पर्सपेक्टिव पे जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन सेंस वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है उनके पास, तो दे नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज़, और उनके लिए मैंने यही कहा था कि आप थोड़ा अपना वक्त लगा ले। इवन फिर यही भी हुआ था कि इवन जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जैसे खिदमत में कुछ हमारे 2-3 स्टूडेंट थे, कहीं और पे थे, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस दिन। यहाँ तक कि हमारे जो जूनियर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इनको अपने साथ जो है वो लगा लें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, वहाँ पे ये कम से कम उस ऑब्ज़र्वेशन को, उस चीज़ को जो है वो सीख ले। अच्छा, अब यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट डर्मल पंक्चर। डर्मल पंक्चर, आप लोगों को पता है कि हमारा जो बॉडी सिस्टम बना हुआ है, तो बॉडी सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि अगर आपको कहीं सुई चुभती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कट लगता है, तब भी आपका ब्लड निकलता है। अगर आप कोई नीडल के ज़रिए किसी वेन को टारगेट करते हैं तब भी आपका ब्लड निकलता है। अगर आप बहुत डीप चले जाए तब भी आपका ब्लड निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी सर्कुलेशन है वो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे इसमें आर्टरीज भी होंगे जो कि बहुत बड़े हैं, जो कि आपके हार्ट के साथ अटैच है, आपका ब्लड लेके आके जाते हैं। वेंस भी है और इस तरह स्मॉल जो वेंस है वो भी है हमारे पास। वेन और आर्टरीज जब कंबाइन होते हैं वो भी सिस्टम है हमारे पास। लेकिन एक जो सिस्टम है वो है डर्मल, यानी आपके सरफेस के साथ भी बहुत छोटे छोटे बारीक एक नेटवर्क जो है वो स्मैश वर्क जो है वो फैला हुआ है। और जब हमें ब्लड चाहिए होता है, इन केस अगर आपको ब्लड नहीं मिल रहा, आपको अगर ब्लड यानी आप बिल्कुल फेल हो गए हैं उस लिहाज से कि आपने अगर डर्मल पंक्चर की आखिरी हद तक आना है। मिसाल के तौर पे आपको वेन से ब्लड नहीं मिल रहा, आपको आर्टरी से भी नहीं मिल रहा, यानी वो रिकमेंड ही नहीं है, तो तब जो है वो आप डर्मल पंक्चर, आपके पास एक रास्ता है कि उससे ले सकते हैं। अब डर्मल पंक्चर कब लेना होगा, ये भी नहीं है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है और वो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए आया हुआ है या वो अपना लिपिड प्रोफाइल करना चाह रहा है। अब आप लेज़ी है और आप कहते हैं कि चले यार इसकी उंगली में पंक्चर लगा दूं और उसको उंगली को नचोड़ नचोड़ के जो है उसका ब्लड निकालेंगे, तो दैट्स नॉट रिकमेंडेड। ये इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे आप कि शायद मैं वो ब्लड जो है वहाँ से लूँ और कट लगा लूँ तो ब्लड तो आ जाएगा, उस बेचारे का खून बहुत बह जाएगा, लेकिन वो जो प्रॉपर ब्लड लेने का टेक्निक है वो नहीं है। हमारा जो प्रॉपर टेक्निक है उसमें हमने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कही हुई थी कि हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि आपके पास आपका जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड है वो आ जाए आपके ट्यूब में
बगैर की तकलीफ दिए पेशेंट को, ठीक है, ये दो चीज़ें थे। वरना फिर तो पुराने ज़माने में जब ब्लड लिया जाता था तो उसमें क्या करते थे कि एक खंजर नुमा एक कलम होता था और उसे कट लगाया जाता था और वही ब्लड जो है वो आगे जो है वो पोर करते थे किसी ट्यूब में। तो वो बड़ी काफ़ी तकलीफ दह अमल था। अब तो जितने हम आगे जा रहे हैं तो अब आप देख रहे हैं कि पहले किडनीज का भी ऑपरेशन हुआ करता था, ऑपरेट होता था, प्रॉपर सर्जरी होती थी, उससे स्टोन निकाले जाते थे। अब क्या होता है, अब लेज़र के ज़रिए होता है कि आपको कोई कट चीरा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, उसी के अंदर सारा कुछ हो जाता है और वो मांस जो है वो टूट जाता है और बाहर निकला जाता है। तो सर्टेनली डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास प्रोसीजर्स है वो आसान से आसान तर होते जा रहे हैं और इन सेंस कि आप अपने पेशेंट को तकलीफ कम से कम जो है वो देना चाहते हैं। तो इस वजह से डर्मल पंक्चर भी उनमें से एक ही है कि इसमें से आप जब किसी पेशेंट को टारगेट करते हैं तो पहले तो आप ये देखें कि उसके ब्लड से उसके बॉडी से कहीं और जो है वो वेन के ज़रिए वेन पंक्चर नहीं हो रहा। आपने आर्म भी देखे, आपने हैंड भी देखे, इवन आपने जो है वो टार्सल्स वेन भी देखे कि नीचे जो आपके फुट्स के अंदर होते हैं वहाँ से कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, नहीं निकल रहा ब्लड। सो यू हैव ऑप्शन टू टेक हिज ब्लड और हेयर ब्लड थ्रू डर्मल पंक्चर। एक तो ये इसकी खासियत है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इन्फेंट्स होते हैं। अब इन्फेंट्स बेचारे आपने देखा होगा कि उनका पूरा हाथ जो है वो हमारे एक उँगली की ही बराबर होता है। तो उस लिहाज में अगर आप ब्लड लेंगे तो भी बड़ा इशू होता है। और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ज़िक्र किया था कहीं पहले कि जो इन्फेंट से ब्लड लेना होता है ये एक आर्ट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से लिटरली एक देन है कि कुछ नर्सेज या कुछ टेक्नीशियंस या कुछ टेक्नोलॉजिस्ट या इवन कुछ फेल्बोटोमिस्ट दे हैव फैसिनेटिंग एक्सपर्टीज, ठीक है। वो जैसी बच्चे को देख लेते हैं एग्जैक्ट उसी जगह से वो ब्लड निकालते हैं। बंदा हैरान हो जाता है कि कोई एक्सपर्ट बंदा भी आ जाए जो कि बहुत माहिर हो, बहुत माहिर हो, बहुत सालों का, लेकिन जब वो उसको देख लेता है तो हैरान हो जाता है कि ये ब्लड इसने निकाला कैसे। तो वो एक सर्टेन एक्सपर्टीज़ होती है, उसको बिल्कुल आपने जो है वो उससे सीखना चाहिए। जहाँ पे भी आपको इस तरह एक एक्सपर्ट मिले तो आप उनसे पूछें कि ये ब्लड जो है वो आपने किस तरीके से लिया। तो वो उनके एक आर्ट होता है, ये एक अलग बात है। बाकी बाकी जो ब्लड लेने का अमल है वो एग्जैक्टली वही होता है, एग्जैक्टली वही होता है जो आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि आपने वैन को डिटेक्ट करना है, उसके हाथ को थोड़ा सा एक्सरसाइज करना हो, कि मोमेंट देनी होती है उसके, ताकि वो वैन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। एक तो ये तरीका होता है। इसी तरह जो ब्लाइंड प्रिक होता है, ब्लाइंड प्रिक भी यही है, ब्लाइंड प्रिक भी यही एक्सपर्टीज होती है। क्योंकि ब्लाइंड प्रिक में ये होता है कि आपका मतलब एक वर्ड में यूज़ करूँगा, तुक्का जो है वो ठीक आता है, 100% आपका जो वो है टारगेट वो ठीक आ जाता है। क्योंकि ब्लाइंड प्रिक का मतलब ही यही होता है कि आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं कि इस जगह पे, क्योंकि वैन तो उसी जगह से गुजरे है, तो आप वो ट्राई करते हैं कि नहीं वैन इसी जगह से गुजरे है, तो इस वजह से आप वहाँ पे टारगेट करते हो, ठीक है। जदीद दौर में अब भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको लेज़र की तरफ जो है वो इंफ्रारेड की तरफ जो है वो लेके जाते हैं और ये एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी जो है वो क्या हो जाएगी और मॉडिफाइड हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपके पास जो है वो इंफ्रारेड है तो आप उसको ऑन करें, उसको देखें, नीचे वैन आपको सारे प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, जो आपको आसान हो उसी से फिजिबल होके आप उससे ब्लड ले सकते हैं। तो डर्मल पंक्चर में मेन जो मकसद है वो क्या है कि आपको मान्यूट अमाउंट के अंदर अगर ब्लड चाहिए होता है तो तब यू हैव टू ट्राई फॉर डर्मल पंक्चर। ओके, मेन जो है वो क्या है कि अगर ब्लड ड्रॉ नहीं हो रहा। दूसरा क्या है कि इसमें अगर आप जो है वो किसी बच्चे से ब्लड जो है वो ले रहे हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात जो है वो कौन सी है कि अगर आप ब्लड ले रहे हैं लेकिन वो ब्लड मुझे कम चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं ग्लूकोमीटर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करता हूँ जैसे हम घरों में करते हैं, ओके, उसमें जो मुझे कितना ब्लड चाहिए 50 माइक्रोलीटर चाहिए, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इट विल बी ऑलमोस्ट तकरीबन ये 50 माइक्रोलीटर जो है इसका ब्लड होगा। तो हमें मुझे इतना ब्लड चाहिए, तो वाई आई एम वेस्टिंग सिरिंज और नीडल और सनी प्लास्ट और वायर गाज और एनी इक्विपमेंट्स विच आर यूजिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। तो मैं उन सारी चीज़ों को सेफ कर रखने के लिए जो है वो मैं सिर्फ एक लेंसेट ले लेता हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और एक एंड पे जो है वो मैं उसको वो एंटीसेप्टिक लगा लेता हूँ, बात ख़त्म हो जाती है। तो आप उस लिहाज से अपने उस टेस्ट को भी देखेंगे कि मुझे ब्लड कितना चाहिए। तो 50 माइक्रोलीटर के लिए आप क्यों एक बंदे का जो है वो 3 ml ब्लड ले रहे हैं। तो घर में हम ये सभी करते हैं कि आप उसको
पंक्चर कर देते हैं किसी के हाथ को, और वो ब्लड जो है वो स्ट्रिप पे ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। उसी वक्त आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो शो हो जाता है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये तीन जो है इसके सिग्निफिकेंस है कि वाई वी आर यूजिंग डर्मल पंक्चर ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स। ओके, अब डर्मल पंक्चर डिफरेंट जगहों से हम ले सकते हैं, आज हम ये बात करेंगे। डर्मल पंक्चर जो है वो कितना डिप्थ होना चाहिए, कितना डीप होना चाहिए। ये दूसरी बात हो जाती है, क्या डर्मल पंक्चर एडल्ट के अंदर और डर्मल पंक्चर इन्फेंट्स के अंदर सेम होता है। तो ये तीन बातें हमारी आज के टॉपिक में जो है वो फोकस पे रहेगी। तो फिंगर स्टिक स्पेसिमेन कलेक्शन जो है वो क्या क्या सेफ्टी लेंसेट विच कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ इंसिजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन्स या डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंसेट है, लैंसेट इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, आपको डिफरेंट शक्लों के अंदर जो है वो फिजिकल अपीयरेंस इसकी नज़र आ सकती है, जैसे ये वाले है, ये वाले है, ये वाले है, इसमें ब्लेड नुमा भी होते हैं। तो एक्चुअली आप जब यूज़ करते हो तो जिस तरह नीडल के ऊपर जो है वो गैज जो है वो मेंशन किया हुआ होता है, उसी तरह अब लैंसेट के ऊपर भी है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एडल्ट के लिए लैंसेट यूज़ कर रहे हो तो वो लैंसेट आप किसी इन्फेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसको इंसर्ट करते हो तो वो इंसर्शन में ऐसा ना हो कि उसके नीचे जो लेयर है या जो नीचे मसल्स, नीचे जो आपका एम्बेडेड एरिया है वो कहीं पंक्चर ना हो जाए, और उससे आप पंक्चर के बजाय जो है आप उसको कोई बहुत बड़ा जो है वो चीरा ना लगा ले। तो ये एक एहतियाती अमल है, और इसमें आपकी जो एक्सपर्टीज होती है, जिस तरह आप एंगल देख रहे थे ना 15 to 30 डिग्री ड्यूरिंग वेन पंक्चर, तो इसी तरह आप लैंसेट को जब मारते हैं किसी की उंगली पे या किसी के हील पे या किसी की एयर लूप पे या आपके फोर आर्म पे मार रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपने ये इंसिजन जो है इसको आपने कंट्रोल रखना होता है। नेक्स्ट वीक जब इंशाल्लाह आप फिजिकल क्लास में आएंगे तो हमें ये प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे। सो लेंथ वेरी बाय मैन्युफैक्चरर एंड अ फिंगर prick the depth should not go beyond 2.4 millimeter, so a 2.2 millimeter lancet is the longest length typical use। अब ये जो 2.4 मिलीमीटर के नीचे अगर आप बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आप पूरा एक नेटवर्क जो है उसको डैमेज कर रहे हैं। तो इस वजह से जो 2.2 mm है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो इस वजह से तमाम लेंसेट का जो तकरीबन लेंथ होता है वो कितना होता है, 2.2 mm होता है। ओके, आप 2.4 mm से ज़्यादा नहीं जा सकते। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर 2.2 mm का जब लेंसेट है तो 2.4 mm हम क्यों जो है वो एहतियात में रख रहे हैं। बेटा आप देखें कि 2.2 mm जब आप प्रिक करते हो, ओके, तो ये जो प्रिक करने के दौरान जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो अंदर ये इसका नीडल जो है वो उसका जो टिप है वो अंदर जा रहा है, तो इसलिए वो 2.3 2.4 तक पहुंचने की सलाहियत जो है वो क्या होता है, रखता है। तो इस वजह से 2.4 mm जो है वो उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, और जो मैक्सिमम उसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है 2.2 मिलीमीटर जो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिस तरह लास्ट में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि एसीपी के एग्जाम में या जनरल एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, तो ये याद रखिए। अच्छा, अब क्या है कि फिंगर स्टिक इफ पॉसिबल यूज द फोर्थ रिंग फिंगर और द मिडिल फिंगर। इसमें कल भी मैंने बात की थी, 2 बच्चे थे, तो बहरहाल कल आप लोग शायद बिजी थे या मेरी टाइमिंग ठीक नहीं थी 2 बजे, तो बहरहाल तो कल अगर का लेक्चर किसी ने देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ, आप जरा मुझे रिप्लाई कर दें काइंडली। सर वो नहीं आ रहा, उस पे हम शेयर पॉइंट पे ऐड नहीं थे। अच्छा ओके, आप उसमें नहीं थे। चल जी इमरान। सर सेम इशू नहीं ओपन हो रहा सर, वो लिंक नहीं ओपन हो रहा। अच्छा, वो लिंक भी आपसे खफा था, जिस तरह कल मैं खफा था तो वो लिंक भी आप लोगों से खफा था, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, चले। सो बहरहाल ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने जो है वो लाजमी उसके रिंग फिंगर को ही पकड़ के जो है वो आपने प्रिक करना है, या आपने उसका मिडिल फिंगर पकड़ के ही रखना है, या आपने जो है उसका वो हैंड जो उसके प्रॉपर जिसको हम कहते हैं नॉन डोमिनेंट हैंड है, जैसे अगर मैं राइट से लिखता हूँ तो मेरा नॉन डोमिनेंट कौन सा होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है, डोमिनेंट मेरा कौन सा राइट है। तो इस वजह से ये कुछ एहतियाती तदाबीर है, ये बस मतलब आप समझे कि उस पेशेंट
को हम एक अंदर से उसको एक एनर्जी दे रहे हैं कि भाई आप कौन से हाथ यूज़ करते हैं, वो कहेगा राइट, ठीक है सर मैं आपके लेफ्ट हैंड से ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड से बेटा क्यों ले रहे हैं आप, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा ना हो कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो ये जो प्रिक हम कर लेते हैं तो ऐसा ना हो कि उसको कोई ज़ख्म लग जाए या कोई कंटेमिनेट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो उस वजह से सिर्फ हम ये प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं, बाकी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको जो फिंगर या जो हैंड जो आपको मुनासिब लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखें। इसमें फीमेल के अंदर थोड़ा सा, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको तो लाजमी बताना चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं डायबिटिक को तो बिल्कुल बता, डायबिटिक का तो वो अलग है ना, उसमें तो आपने उनसे पूछना भी होता है कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो या नहीं हो आप, क्योंकि डायबिटिक का मसला जो है वो यहाँ पे आपने तस्करा किया, डायबिटिक का मसला जो है वो डिफरेंट होता है। उसमें ये होता है कि आप अगर उसको प्रिक लगाएंगे तो उसको कोई एज सच इस तरह इशू नहीं होता। हाँ अगर उसको पहले कोई गैंग्रीन हुआ है, पहले उसका कोई जख्म था और वो ठीक नहीं हो रहा, पहले से वो अगर एंटीबायोटिक पे है, तब आप बड़े उसके साथ उसको लेंगे, एहतियात के साथ लेंगे। अगर जनरल डायबिटीज़ है और जनरली वो अपना टेस्ट करता है तो हम तो ज़्यादातर उसको कहाँ से लेते हैं, फिंगर से ही लेते हैं। ओके पहली बात हो गई। उसको आप फिर बताते हो, ये तो नहीं है कि आप उसके हाथ पकड़ ले और चीरा लगा दें, ओके ऐसा नहीं होता। वो डायबिटिक जो है वो उस प्रोसीजर के साथ जो है वो इन होता है, उसको पता होता है कि मेरे कौन सी उंगली से जो है वो ब्लड निकाल रहा है। आपने देखा होगा ना जनरली कि जब आप किसी डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि मैंने ब्लड लेना है तो वो क्या करता है, वो जनरली क्या करता है, मुझे ये बताएं आप। जनरली तो सर वो यही कहते हैं ना कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और नहीं ध्यान से नहीं कीजिएगा। बात सुनिए, जनरली आप उसे अगर उससे लेते हैं ब्लड थ्रू सर आपकी आवाज, ग्लूकोमीटर। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? जिस तरह आ रही है। आ रही है, आ रही है। जी शहनाज सर ये बताइए मुझे कि अगर आप जनरली एक डायबिटिक पेशेंट अब आपके सामने बिल्कुल बैठा हुआ है, ओके, और आप उससे ब्लड ले रहे हैं और आप उससे कहते हैं कि ग्लूकोमीटर के थ्रू मैंने ब्लड लेना है, ओके, आपने लेंसर जो है वो उसका रैपर निकाल लिया। अब आपने लेंसर अपने दोनों उंगलियों के दरमियान पकड़ लिया। नेक्स्ट जो आप सामने देखेंगे डायबिटिक पेशेंट को या कोई भी पेशेंट होगा वो क्या करता है, डायबिटिक पेशेंट ये करता है, मैं बता देता हूँ कि वो अपने जिस उंगली से उसने जहन में बनाया होता है कि उस उंगली से इसने ब्लड लेना है, वो उस उंगली के साथ जो है वो तम लगा लेता है और उसको थोड़ा सा जो है वो प्रेस कर देता है। ऐसे ही होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे ही होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसीजर को जानता है, पहले से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है और अब आपने उसी को देखना है, ओके, उसी को देखना है कि अगर उसने मिसाल के तौर पे मिडिल फिंगर को प्रेस किया और आपके सामने जो है वो ले आया, अब आपका काम क्या है, बीइंग एज अ फेलोबोटमिस्ट, बीइंग एज अ गुड फेलोबोटमिस्ट, अब आपका काम ये है कि वहाँ पे आपने देखना है कि उस पे और निशानात जो है वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं या कम लगे हुए हैं। अगर वो फिंगर क्लियर है, जिस तरह हमने वेन पंक्चर में रूल पढ़े हुए थे कि अगर कहीं पे जो है वो ब्लड है, कहीं पे वो इंजर्ड है, कहीं पे वो लगा हुआ है पहले से लेंसेट, या कहीं नीडल लगा हुआ है, चीरा लगा हुआ है, जख्मी है, तो वो सारे रूल यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। तो वो तो खुद सामने लेके आएगा, लेकिन कभी कभार उसको भी पता नहीं होता, नॉन मेडिकल बंदा होता है, तो इस वजह से फिर आपने उसकी उस उंगली को जो है वो उसको बताना है कि नहीं इस उंगली से हम नहीं ले सकते, इससे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी डायबिटिक को आप अगर ठीक गैंग्रीन है, हुआ है, थैंक यू सर। अगर गैंग्रीन हुआ है तो फिर गैंग्रीन के अंदर जो है वो बाकी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में एक तो गैंग्रीन का बड़ा मसला होता है, वो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि फिर उसमें उंगलियां वगैरह वो सारी कटती है या वो रहती है। दूसरा जो है उसको अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उसकी तो पूरी बॉडी बेचारी क्या होती है, आप देख रहे होते हैं ना कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो इंसुलिन के प्रिक्स से जो है वो भरी हुई होती है। पेट में लगाते हैं वो, लेग्स पे लगा सकते हैं, वो मसल्स ट्राइसेप बाइसेप वाले एरियाज है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इंट्रा वेनस जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपने फिर देखनी होती है। बहरहाल अच्छा, अब यहाँ पे ये आपने प्रोसीजर जो है उसको क्लैरिफाई कर लिया, बता दिया, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि आपने उसको ये बताना है कि रिंग वाली हटा के मिडल और मिडल के हटा के नॉन डोमिनेंट, ये दोनों हाथों में से आप किसी से भी ले सकते हैं, वो उस वक्त की और उस सिनेरियो के मुताबिक जो है वो आप जा सकते हैं। चूज़ अ पंक्चर साइट नियर द राइट और लेफ्ट एज ऑफ द फिंगर टिप। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो नाखून जहाँ से आ रहा है
तो कोशिश करें ऐसा ना हो कि आप डिप चले जाए और नाखून और जो सरफेस है उसका एरिया आप पंक्चर कर दें, क्योंकि वहाँ पे उसको तकलीफ बहुत होती है और इससे जो है वो इंजरी होती है, क्योंकि आप दो कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान जो है वो चीरा लगा रहे हैं, तो इस वजह से उसको ज़ख्म हो सकता है और बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है ये। तो यहाँ पे जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनके कभी कभार नाखून बड़े होते हैं, तो वो बड़े नाखून में से आपने उस नाखून पे फोकस नहीं करना, आपने इस एरिया पे फोकस करना है, ठीक है। इस एरिया जो आप ब्लड ले रहे हैं, तो इसमें चूज अ पंक्चर साइड नियर द राइट और लेफ्ट एज ऑफ द फिंगर टिप लेना होता है। बहुत ज़्यादा आपने डीप और बहुत ज़्यादा नीचे नाखून के एरिया, नेल के एरिया तक जो है वो आपने नहीं जाना। क्लीन द साइट एज यू वुड फॉर रूटीन वैन पंक्चर, वही प्रोसीजर है कि जिससे हम जो है वो क्या करते हैं, ब्लड लेते थे, वही बेस्कोडाइन, वही एथाइल अल्कोहल 70%, वो जो आपके पास जो है मुनासिब है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये इसने फिंगर को जो है वो ग्रैब किया, यहाँ पे इसने क्या किया, साफ कर रहा है, किस चीज़ के, स्प्रेड स्वैप से जो है वो कर रहा है। यहाँ पे अब उसके उंगली को उसने प्रोमिनेंट कर दिया, ये जो एरिया है इसको आपने बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कार्पल्स होते हैं, यहाँ पे जो आपका बोन होता है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है, तो ये जो स्पॉन्जी एरिया होता है, अब आप अपने जिससे आप लोग क्या करते हो, जिससे आप लोग वेन को पल्पेट करते हो, एग्जैक्टली वो वाला एरिया आपने करना है, बहुत इस तरफ भी नहीं आना, इस तरफ एज की तरफ भी नहीं आना। तो ये जो एरिया है ये सोफिस्टिकेटेड एरिया है एंड इट्स बेटर फॉर पंक्चर। ओके, यू मे वार्म द फिंगर प्रायर टू पंक्चर टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। अच्छा, एक यहाँ पे ये जो हम वार्म करते हैं ये क्या होता है, बेसिकली आप अपने पेशेंट से कहें कि आप मूवमेंट करें, फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन करें, अपने हैंड को जो है वो रब करें थोड़ा सा। उसमें होता क्या है, क्योंकि जो वेन है उसमें तो प्रॉपर सर्कुलेशन हो रही होती है, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, वो तो आप जिस वक्त भी ब्लड ले, जिस तरह भी ले, बस पोस्चर और उसका लिहाज रखना चाहिए, बाकी आप ब्लड का जो है वो आपका सेम आएगा। यहाँ पे एक मसला ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अब उसमें आप ब्लड लेंगे तो हो सकता है फिर आपको दबाना पड़े, वो दबाएगा, तो ये मोमेंट और उसकी वजह से वो ब्लड जो है वो पेरिफेरीज के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, और वहाँ पे फिर आपने जो है वो उसके बाद वो ब्लड लेना होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा, अक्सर ये चीज़ हमने देखी है घरों के अंदर, जब हम ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं तो आप पेशेंट को अपने हाथ रब करना या उसको एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहते। आप प्रिक लगा लेते हो, डायरेक्ट वही ब्लड जो है वो आप उसको क्या कर लेते हो, स्ट्रिप पे लगा लेते हो, रिजल्ट आपके पास आ जाता है, आप समझ रहे होते हैं कि ये आइडियल रिजल्ट है, हालांकि वो आइडियल रिजल्ट नहीं होता। जो सही प्रोसीजर है वो क्या है कि आप उसको पहले क्या कहेंगे कि अपने हाथ की मूवमेंट ठीक करें, वो मूवमेंट कर लेगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करेगा, अपने हाथ को थोड़ा रब कर लेगा, उसके बाद आप प्रिक कर लेंगे। प्रिक करने के बाद आपने पहला ड्रॉप नहीं लेना। ओके, पहला ड्रॉप हो सकता है, वैसे नॉर्मली मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे ही मैंने पूछना है कि नॉर्मली हम पहला ड्रॉप क्यों नहीं लेते, आप लोग के माइंड में क्या आ रहा है, कोई आंसर दे दे मुझे। सर क्योंकि उसमें यही होता है ना कि पहला वाला ड्रॉप हम लोग इसलिए उसको हम वेस्ट कर देते हैं कि जरासीम ना हो कोई ऐसा, या कोई ऐसा हो, क्योंकि सुपरफिशियल हम लोग करते हैं, डीप तो करते नहीं है, तो ठीक है, हम लोग तो ये देखते हैं कि उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही ना हमारे स्किन के साथ होता है, तो स्किन में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें कोई पार्टिकल्स तो नहीं आ गया, तो इस वजह से हम लोग वो नहीं करते। वेरी गुड, एक्सेलेंट। कोई और आंसर दे सकता है इससे थोड़ा मॉडिफाई करके। जी वालेकुम सलाम। जी शफीक। सर में भी इसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और, एक और क्वेश्चन मुझे आंसर जो है वो चाहिए। सर टू प्रिवेंट डिसइंफेक्शन कह सकते हैं। इन्फेक्शन क्यों, आपने पहले एंटीसेप्टिक नहीं लगाया था, इथाइल अल्कोहल से आपने साफ कर दिया था। जी सर, बट ऐसे होता है सरफेस पे हमारे जो है ना काफ़ी सारे कहते हैं वगैरह होते हैं, दैट्स वाई हो सकता है कि एक वो रह जाता है डाउट, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये आप सारे ठीक कह रहे हो, ठीक है, लेकिन इसको अब मैं थोड़ा सा तरतीब से कर दूं। देखिए, हमारे
बॉडी के जो पेरिफ्रीज है, ओके, मिसाल के तौर पे फिंगर्स हो गए, स्किन हो गया, यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ होता है, और आपको पता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपका स्किन है, उसके बाद जो है वो आपका यही एरिया आता है, और इस एरिया के अंदर आपकी जो आर्मी है वो वहाँ पे बैठी हुई है। ज़्यादातर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारे सेल्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं, विद सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो भी वहाँ पे होता है। तो इस वजह से आप जब पहला ड्रॉप जो है वो निकाल लेते हो तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल प्योर है, वो एक्चुअली उन सब चीज़ों को साथ लेके आ रहा होता है जो कि आप बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो अलग होता है, जो कि आपको इंटरनल कंटेमिनेशन, उसको आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसमें आपके केमिस्ट्री के केमिकल्स के जो लेवल होता है वो ज़्यादा कम हो सकता है, उसमें न्यूट्रोफिल जो आपके होते हैं वो उसका लेवल ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आप पहला ड्रॉप जो है वो निकाल लेते हो। इनकी मिसाल ऐसी होती है कि जब आप कोई किचन के अंदर जाली जो है वो साफ़ करते हो तो आपको पता है कि उस जाली के ऊपर जो है उसमें क्या फ़िल्टर है, उसमें कुछ चीज़ें रह जाती है, तो पहले आप उसको निकाल लेते हो तो बाकी बाहर जो है पानी वो फिर फ्लो में आ जाता है। तो ये बेसिकली उस तरह ही है कि आप कंटेमिनेशन को रिड्यूस करते हो, आप एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिड्यूस करते हो, और आप जो एक्स्ट्रा सेलुलर एलिमेंट्स है उसको रिड्यूस करते हो, तब फिर उसके बाद जो है वो पहला ड्रॉप आप डिस्कार्ड कर देते हो, और सेकंड ड्रॉप जो है वो आपके पास जो है वो आइडियल ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आप सारे तकरीबन जो है वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। मेक द पंक्चर परपेंडिकुलर रादर देन पैरेलल टू द फिंगर प्रिंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर फिर आपने नहीं लेना, ये भी आप सबको आइडियली पता है, आपने जो है वो पैरेलल थोड़ा सा लेना होता है, बहुत ज़्यादा पैरेलल ना जाए, ओके, लेकिन ये है कि आप इस परपेंडिकुलर और पैरेलल के बीच बीच में जो है वो कर ले। तो अक्सर हम, अगर आपने देखा भी होगा, तो हम बिल्कुल सीधा जो है वो नहीं लेते, ओके, हम थोड़ा सा टिल्ट करके ही लेते हैं। तो तकरीबन ये भी आप याद रखें कि जो आप लेंस से यूज़ कर रहे हो उसकी ग्रिप भी आपने देखनी है कि ऊपर से आपने पकड़ना होता है, नीचे से नहीं पकड़ना होता। अगर आप नीचे से पकड़ेंगे तो आप उस 2.2 mm के एरिया को और रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, फिर आपकी जो फिंगर्स है वो उस पेशेंट के फिंगर्स के साथ टच हो जाएंगे, रादर देन दैट कि आप इसको, जैसे इस बंदे ने पकड़ा हुआ है तो इसने ऊपर वाले एरिया से पकड़ा हुआ है, इस एरिया से आपने पकड़ना नहीं होता। ठीक है, ओके। फिर जो है वो क्या हुआ कि ये ब्लड आया, wipe away the first drop of blood using gauze to remove tissue fluid contamination। ओके, आपने वो साफ कर लिया। बाकी जो अभी 3 चीज़ें मैंने बता दी, कलेक्ट ब्लड एंड टू एन अप्रोप्रिएट ट्यूब। अच्छा, इसके लिए अब जैसे यहाँ पे हम ग्लूकोमीटर की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो अब आप प्रॉपर आप ट्यूब देख रहे हैं, तो प्रॉपर ट्यूब, जैसे मिसाल के तौर पे इन्फेंट्स का हम अगर ब्लड ले रहे हैं तो इन्फेंट्स का ब्लड हम ज़्यादातर किस लिए ले रहे होते हैं जी? कोई आंसर मिलेगा मुझे? शफीक, आवाज़ दूर से आ रही है बेटा। मैंने कहा सर ब्लड ग्रुप के लिए ज्यादा यूज करते ब्लड हैं ग्रुप के इन्फेंट लिए का। लेते हैं, ठीक है, और किस लिए लेते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है एचपी टेस्ट अक्सर सर इन्फेंट्स के होगा, अंदर। एचबी टेस्ट या सीबीसी कह लें। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फेंट्स में एक मसला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिलिरुबिन का नाम ग्लूकोज। सुना है आप लोगों ने? बिलिरुबिन, यस सर, बिलीरुबिन जी बिल्कुल। बिलिरुबिन का करते हैं। ठीक है, तो बाकी एचबी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि एचबी आपको डायरेक्ट जो है वो पता नहीं चलता कि ये बच्चा जो है ये एनेमिक है या नहीं है, ओके, मतलब चल जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बिलिरुबिन जो है वो ऐसा टेस्ट है कि वो आपने बच्चा जो है, जो भी बच्चा पैदा होता है तो जाहिर बात है कि उसका बिलिरुबिन लेवल जो है वो नॉर्मली ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभार ये बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, और इसके साथ एक इशू होता है कि खुदा न खास्ता अगर बिलिरुबिन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर, तो उससे एक डिजीज़, एक बीमारी है, उसको क्या कहते हैं हम? कर्नेक्टिस बोलते हैं, कर्नेक्टिस बोलते हैं। उसमें ब्रेन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है, इवन बच्चे की जो है वो फिर डेथ हो सकती है। तो दैट्स वाई वी आर टेस्टिंग बिलिरुबिन ऑन डेली लेवल। ठीक है, हम हर रोज़ उसको फिर चेक करते हैं और देखते हैं कि उसका लेवल जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। आपने घरों में देखा होगा वो हम बल्ब लगा
लेते हैं, ब्लू वाला बल्ब लगा लेते हैं, सूरज के सामने रख देते हैं, तावीज़ें बना लेते हैं, उसको डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज बना के मेडिसिन के साथ जो है वो फिर हम अगले दिन क्या करते हैं, ब्लड उसका चेक करते हैं। तो उसमें अगर ब्लड बच्चे का वेन जो है वो नहीं मिल पा रहा तो उसमें जो है फिर हम इस ट्यूब के अंदर उसका ब्लड जो है वो कलेक्ट करते हैं, और ये ट्यूब जो है ये उसमें फिर हम आगे प्रोसेस के लिए जो है वो लेके चले जाते हैं। क्योंकि जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं अंदर एक लैब के अंदर तो हमें कोई ml के अंदर ब्लड नहीं चाहिए होता है। मशीनों को तो बड़ा माइक्रो लीटर के अंदर ब्लड चाहिए होता है। यानी बिलिरुबिन टेस्ट जो है वो आप समझे कि कितनी माइक्रो लीटर से होगा, किसी का आइडिया है? और 100 माइक्रो। नहीं 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 यार, 100 माइक्रो लीटर। आपको पता है एक जो ड्रॉप होता है, एक ड्रॉप जो ब्लड है नॉर्मली, जो नॉर्मल खून का एक कतरा है वो तकरीबन 40 टू 50 माइक्रो लीटर का होता है, ये याद रखें। और ये जो हमें ब्लड चाहिए होता है मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का बता रहा था, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का जो जिस तरह माइक्रो लैब हो गए इस तरह जी इसके माइक्रो, अंदर तो वो उसमें हमें 10 माइक्रो लीटर मैक्सिमम जो है वो आपको कितना चाहिए होता है, 20 माइक्रो लीटर ब्लड चाहिए होता है, बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर इवन अगर कहीं लैब में मिसाल के तौर पे अगर सिचुएशन जो है बहुत गंभीर है और आपको फिर भी 10 माइक्रो लीटर नहीं मिल रहा तो इवन 5 माइक्रो लीटर भी आपके पास है तो फिर डाइल्यूशन फैक्टर लगा के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तब भी चल जाता है। तो हमें जो सीरम चाहिए होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ओके, अच्छा, लेबल स्पेसिमेन अप्रोप्रिएटली, आपने स्पेसिमेन को जो है वो अप्रोप्रिएट, वही सारे रूल जो आप वेन पंक्चर के लिए कर रहे थे। मेक श्योर ब्लीडिंग है स्टॉप, यहाँ पे आपने उसको वही प्रोसीजर अप्लाई करने हैं जो वहाँ पे आपने किए थे कि आप उसको कहे कि अपने इस फिंगर को थोड़ा सा पकड़े रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकेंड तक वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जो है वो शार्प होगा तो ये शार्प बॉक्स में जाएगा, क्योंकि लैंसेट है तो ये डायरेक्ट जो है वो शार्प बॉक्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हील स्टिक न्यूनेटल ब्लड कनेक्शन, जो न्यू बर्न होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, तो उनके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हील स्टिक करते हैं। क्योंकि उनकी फिंगर्स भी आप देख रहे हैं तो वो फिंगर्स भी बहुत बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा बारीक, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप सब इस उससे गुजरे होंगे, बच्चों को देखा होगा, ज़ाहिरी बात है। सो दीज डिवाइसेस आर डिज़ाइन टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ इंसिजन। अब वहाँ पे हमारा रूल क्या था एडल्ट के लिए? एडल्ट के लिए हमने क्या कहा कि जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए? घनश्याम दास, घनश्याम दास आप मुझे सुन रहे हैं? घनश्याम दास मुझे नहीं सुन रहा। हिना किरण मुझे सुन रही है? जी सर, मैं सुन रही हूँ। जी हिना, ये मुझे सर बताइए आपकी आवाज गायब हो गई है। यार मेरी आवाज़ क्यों गायब हो जाती है? ये तो यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सर जी हिना, नहीं ये गायब हो, मेरे बताइए पास उनका एडल्ट के लिए कितना इंसिजन जो है वो कितना डेप्थ होना चाहिए? अच्छा, बहरहाल खामोशी है, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, आप लोग जो है वो खामोश ही रहे। ओके, देखिए 2.2 mm जो है वो आपका जो है वो एक नॉर्मल लेंथ होता है, 2.4 तक जो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब उसमें और इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है? अब यहाँ पे देखें कि इन्फेंट्स के लिए या न्यूनेटल के लिए जो हमारे पास लैंसेट होगा तो 0.65 mm इंसिजन डेप्थ इज एप्रोप्रिएट फॉर इन्फेंट्स। 1 kg और लेस अगर उसका वेट है तो उसके लिए आपका इंसिजन कितना होना चाहिए? 0.65 mm होना चाहिए। ओके, तो अब इससे हमें आइडिया हो चुका है कि जो बच्चों के लिए हील स्टिक होता है या फिंगर स्टिक होता है या लैंसेट होता है तो उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अगर आप लैब में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है तो आप बराए मेहरबानी उनको कह दें कि बच्चों के लिए अलग जो लैंसेट है वो मंगवा लें। ठीक है,
0.85 mm incision depth is appropriate for small gestational age. अगर वो फीड पे है तो उसके लिए जो है वो भी आप तकरीबन 0.85 mm तक जो है वो जा सकते हैं। और इन्फेंट जिनकी उम्र जो है वो तकरीबन 1 साल तक है तो फिर उसके लिए जो है वो फिर आप 1 mm जो है वो तकरीबन यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि जो न्यूनेटल, न्यूबॉर्न या 1 ईयर ऑफ एज अगर किसी बच्चे का है वो हेल्थी नहीं है यानी नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए तकरीबन 0.65 से लेके आप कहाँ तक जा सकते हैं 1 mm से जा सकते हैं। एडल्ट के लिए आप कहाँ से जा सकते हैं 2.2 से लेके 2.4 mm तक जो है वो आप जा सकते हो। लेंथ जो है वो कितनी होगी लेंथ की जो एडल्ट के लिए यूज़ हो रहा है 2.2 mm यूज़ होगी। यहाँ पे लेंथ जो है वो कितनी है 0.65, 0.85 और 1 mm तक जो है वो ये डेप्थ जो है वो हो सकती है। ओके, firmly grab the infant's foot. ओके, इसको मैं ज़रा यहाँ पे अब रख दूँ जी। ये अब आप बच्चे का कहाँ से ले रहे हैं, हील से ले रहे हैं। तो अब ये जो इंडेक्स फिंगर है इसमें और बाकी फिंगर्स के अंदर आपने इसके हील के एरिया को ग्रैब करना है। टॉर्निकेट आपने यूज़ नहीं करना, आपने इस हील को भी वार्म करना है। उसके बाद आपने इसको अल्कोहल पैड से जो है वो साफ़ करना है, अल्कोहल ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने वाइप करना है स्टेराइल कॉटन और गाज के साथ ताकि अल्कोहल वहाँ पे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर वो खुद ड्राई हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप इसको रिमूव कर दें क्योंकि बच्चों में ये मसला होता है। अब हम एडल्ट में नहीं कर रहे थे ये चीज़, हम एडल्ट में क्या कर रहे थे, एडल्ट में हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो ड्राई हो जाए। तो क्या बच्चों में हम इंतज़ार थोड़ा सा इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि अभी नई स्किन है, वो इरिटेशन जो है उसको हो सकती है। तो इस वजह से ऐसा ना हो कि इस बच्चे को कहीं अल्कोहल से जो है वो एलर्जी हो और कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो इस वजह से अगर बच्चे के ऊपर आप देख रहे हैं कि अल्कोहल ज़्यादा है तो फिर आपको उसको एक स्टेराइल वायर गाज के साथ जो है वो क्या कर सकते हो, वाइप कर सकते हो ताकि वो ड्राई हो जाए। फिर आपने क्या करना है, ये अब डिफरेंट सिनेरियो का जो है वो एक लेंसेट है, ये आपने लिया। ओके, पंक्चर द लेफ्ट और राइट साइड आउटस्कर्ट ऑफ द हील। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपने मिड में नहीं जाना, ये आगे मैं आप लोगों को बता भी दूंगा एरिया कौन कौन सा जो है वो आपने इसको कवर करना है। फिर उसके बाद जो है वाइप अवे द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड सिंस इट में कंटेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड और अल्कोहल व्हिच कुड अल्टर टेस्ट रिजल्ट। अब आप देख रहे हैं कि जो पीछे स्लाइड थी उसमें हमने क्या कहा कि वहाँ पे आपके पास एक्सेस फ्लूइड हो सकता है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक्सेस टिश्यू हो सकते हैं। प्लस एक और चीज़ भी हमें पता चली कि ऑलरेडी जो अल्कोहल वहाँ पे लगा हुआ है ओके वो भी उसके साथ आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड के अंदर अब एक चीज़ जो है वो ज़्यादा आ रही है कि हम फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड को क्यों जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। तो उसके बहुत सारे जो है वो रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, collect the blood into the appropriate tube. Do not squeeze the infant's foot too tightly and wipe with alcohol during the collection. इसको आपने जोर नहीं लगाना। ओके, जिस तरह आम सिनेरियो में आपने देखना होता है ना कि हम उसको दबा लेते हैं, अंदर से ब्लड जो है वो तेजी के साथ आ जाता है, हम समझते हैं कि ये हमने अच्छा किया लेकिन हमने अच्छा नहीं किया क्योंकि अंदर जो एक प्रॉपर फ्लो था ब्लड का उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। ओके, आप अगर किसी चीज़ पे जोर लगा लेते हो तो जोर के साथ हो सकता है कि जो चीज़ पीछे आने वाली थी वो पीछे ही रह जाए और आगे जो है वो और चीज़ें आना शुरू हो जाए। तो दैट्स वाई ये जो जोर लगाना है, जो स्क्वीज़ करना है, ये ममनुआत में जो है वो शामिल है। ओके, ये अब आपने जो है वो आफ्टर कलेक्शन इज कंप्लीटेड अप्लाई प्रेशर टू द पंक्चर साइड विद अ स्टेराइल गॉज पैड एंड ब्लीडिंग हैज स्टॉप। आपने इसको देखना है ओके, क्योंकि बच्चा है, बच्चा खुद जो है वो कुछ नहीं बोल सकेगा। आपने उसके अटेंडेंट जाहिर बात है उसके साथ आया होगा, आपने उसने कहना है कि ब्लड को देखे, अगर ब्लड स्टॉप हो जाती है फिर आप वहाँ पे जो है वो सनी प्लास्ट वगैरह वो लगा ले। डू नॉट अप्लाई एन एडहेसिव बैंडेज टू एन इन्फेंट फुट सिंस इट में इंजर इट्स डेलिकेट स्किन। बहुत ज़्यादा टाइट जो वो होते हैं पटिया जिसको हम कहते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ए ड्रिप के अंदर और उसके अंदर, वो आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि आपको पता है वो जब हम निकालते हैं तो हमारे जो एरिया सरफेस एरिया के ऊपर जो बाल होते हैं तो इतना दर्द हमें ड्रिप लगाने में या ब्लड लगाने में या ब्लड निकालने में इतना दर्द नहीं होता जितना उस पट्टी को निकालने में होता है। तो अब ये जो बच्चे की जो स्किन है वो तो बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट है। तो अगर ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि आपने वो मजबूती के साथ जो है वो बांध ली, घर में जाके वो उतारेगा
तो हो सकता है कि उसका जो अपर एरिया है, अपर डर्मल एरिया है, वो उसके साथ ही जो है वो रप्चर हो जाए और उसको बाद में जो है वो इंजरी हो जाए। तो यहाँ पे आप सनीप्लास्ट जो सॉफ्ट सी जो है वो होते हैं, बैंडेज होते हैं, वो लगा सकते हैं, लेकिन हार्ड वाले जो है वो बिल्कुल आपने जो है वो नहीं लगानी। ये जो एरिया है आपने इस एरिया से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप ब्लड ले सकते हो। बाकी जो है वो आपने बिल्कुल मिडिल को नहीं पंक्चर करना, साइड वाले बोन्स वाले एरिया को नहीं पंक्चर करना। इस एरिया को जो है वो आपने थोड़ा सा रब करना है, थोड़ा सा वार्म करना है, ग्रिप करना है, डिसइंफेक्ट करना है। उसके बाद आपने वायर गाज के साथ उसको वाइप करना है। उसके बाद आपने प्रिक लगाना है। फिर उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप आपने डिस्कार्ड करना होता है, सेकेंड ड्रॉप आपने कलेक्ट करना होता है, वेदर जो भी टेस्ट है। उसके बाद आपने उसको दोबारा जो है वो कॉटन से रखना है, कॉटन ऊपर रखना है, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। फिर आपने जो है वो क्या करना है, उसके ऊपर सनी प्लास जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन कोई हार्ड सा जो है वो टेप वगैरह वो नहीं लगा सकते। ओके। बटरफ्लाई नीडल जो है कुछ सिनेरियोज के अंदर हम बटरफ्लाई नीडल्स जो है वो भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और जगह से भी हम वो ले सकते हैं, डर्मल पंक्चर कर सकते हैं। जी, को एक्सपर्ट्स बताएंगे कहाँ से ले सकते हैं? शफीक? ये सर फिंगर हो गया आपका, हैंड फिंगर। हैंड फिंगर हो गया, ठीक है, वो तो बता दिया मैंने। हील हो गया, वो भी बता दिया। अब अगर बहुत सर्दी है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, बहुत सर्दी है और बच्चे को फुल पैक किया हुआ है हमने। आजकल तो वो उसके उन बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी ऐसे आते हैं कि वो पाँव में अंदर डाल लेते हैं तो पूरा जिप होता है और कंप्लीट बंद कर देते हैं। फिर बाद में जो है हम उसको निकाल भी नहीं सकते। उसकी अम्मी जो है बहुत गुस्सा करती है क्योंकि नहीं नहीं ये भाई हम नहीं कर सकते। उस सिनेरियो में बच्चे की उंगलियां जो है वो भी बहुत नाजुक होती है, वो भी नहीं कर सकते। तो फिर कौन से एरिया से आपने ब्लड लेना होगा? एयर लोब सर हो सकता है। एयर लोब हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है। एयर लोब जो है बिल्कुल वहाँ से हम ले सकते हैं और इसके लिए जो है प्रोसीजर सेम यही है कि आपने जो है एयर को थोड़ा सा रब करना होता है, वार्म करना होता है और एयर जो है उसके एरिया जो है एजेस, उससे जो है वो फिर आप क्या करेंगे, ब्लड जो है लेंगे। पूरा प्रोसीजर जो है वो यही है। एक और एरिया जो आपका अगर एडल्ट में है, एक नॉर्मल टेस्ट होता है, आपने सुना होगा बीटी, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट होता है, अक्सर हम करते हैं ये लैब्स के अंदर। तो वो जो है वो आप कहाँ से लेते हैं? किसी ने किया हुआ? वो आराम से सर। वेरी गुड, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम ब्लीडिंग टाइम करते हैं तो हम स्फेंगोमीटर जो ब्लड प्रेशर सेट होता है ना, उससे हम उसका बीपी जो है वो 40 पे रख देते हैं, उसका प्रेशर। और उसके बाद उसका जो फोर आर्म होता है, बिल्कुल ये जो सामने होता है इंटिक्यूबेटल एरिया से नीचे, तकरीबन 4 उंगलियां नीचे जो है और थोड़ा सा जो है वो नीचे होके, तो उस एरिया पे हम क्या करते हैं, 2 कट्स लगाते हैं और इसको हम फिर वक्फे वक्फे से जो है वो देखते हैं। वॉटमैन एक फ़िल्टर पेपर होता है उसके ज़रिए, और इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये भी हम फोर आर्म से भी कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हम जो डर्मल पंक्चर है वो हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। आप फिंगर से कर सकते हो, ठीक है, आप हील से कर सकते हो, आप एयर लूप से कर सकते हो, और आप जो है उसको कहाँ से कर सकते हो, फोर आर्म से जो है वो ये कर सकते हो। तो ये वो एरियाज है जहाँ से हम डर्मल पंक्चर जो है वो परफॉर्म करते हैं। डर्मल पंक्चर जो है वो किसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम जो है वो लैंसेट है। ओके, लैंसेट जो है उसकी डेप्थ कितनी, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो डिफरेंट होते हैं सिनेरियोज, एडल्ट के लिए डिफरेंट आते हैं और
इन्फेंट्स के लिए जो है वो डिफरेंट आते हैं। एडल्ट्स के लिए मैक्सिमम जो उसकी लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2.2 mm होनी चाहिए। कहाँ तक जा सकता है वो, 2.4 mm तक जा सकता है। जो इन्फेंट्स है या न्यूनेट्स है उनके लिए कौन सा होता चाहिए, तो वहाँ पे भी 3 डिफरेंट सिनेरियोज है। एक वो है कि जो बिल्कुल न्यूनेट है, बिल्कुल फीटस अभी अभी जो है वो पैदा हुआ है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक, उसके बाद जो है वो अगर वो जेस्टेशनल है, वो मदर फीड पे है, ओके, तो तकरीबन ये अरसा तकरीबन 9 महीने तक रह सकता है। अगर उसका वेट पे ज़्यादा हो गया है, 1 साल से ऊपर है वो, तो तकरीबन 1 मिलीमीटर जो है वो हम कर सकते हैं, तो 0.65 mm, 0.85 mm, और फिर उसके बाद जो है वो 1 mm तक जो है वो हम जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब कुछ वेन्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट नीडल से जो है वो हम यूज़ नहीं करते, बल्कि बटरफ्लाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और बटरफ्लाई एक सोफिस्टिकेटेड तरीकाकार है। उसमें आपको जब सामने वाला कोई पेशेंट है और आपको फील हो रहा है कि ये शायद बहुत ज़्यादा डर रहा है, ये शायद नीडल से डर रहा है, या उसके ब्लड जो है वो ब्लड ज़्यादा आना चाहिए, उसके ज़्यादा टेस्ट है, तो उस सिनेरियो के अंदर आप बटरफ्लाई से भी इस्तेफ़ादा जो है वो हासिल कर सकते हो। तो बटरफ्लाई नीडल्स, या इसको हम विंग्ड इन्फ्यूजन सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके 2 विंग्स होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको विंग्स भी हम कहते हैं। आर अवेलेबल इन स्मॉलर गेजेस एंड आर यूजुअली टू ड्रॉ वेनस ब्लड फ्रॉम चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद डिफिकल्ट वेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिस भी आप लोगों ने लास्ट जो संडे था उस पर की हुई थी। कुछ बच्चे अपने साथ जो है वो ये सेट लेके आए थे, एंड उन्होंने कुछ स्टूडेंट से जो है वो इसके ज़रिए भी ब्लड लिया, जो कि ये रिलायबल है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बल्कि आपके कंट्रोल में रहता है, आपकी ग्रिप में रहता है, सारी चीज़ें जो है वो आपके ग्रैब कर सकते हो। जैसे ये होल्डर के ज़रिए लिया हुआ है, तो इसमें तो बहुत रियल सिनेरियो होता है ये, यहाँ तक क्योंकि यहाँ पे होल्डर यहाँ पे आप अगर रखेंगे तो भी फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि आपका वैन जो है इधर उधर हो जाए। यहाँ पे आप क्या करते हो कि सीधा जो है वो आपने बटरफ्लाई लगा लिया। अब ये जो एरिया है आप इसके ऊपर इवन टेप भी लगा लो, तो नीचे जो एरिया है वो आपके अपने कंट्रोल में है, दोनों हाथ आपके अपने हाथ में है, बस एक ब्लड ट्यूब जो है वो लगाते जाए, दूसरा निकालते जाए। तो ये जो सिनेरियो जो है ये भी बड़ा एक बेहतरीन है। आई थिंक कि जो डायरेक्ट आप इंसर्ट करते हो नीडल पेशेंट के वैन के अंदर, उससे ये फिर काफ़ी रिलायबल है, कोई इशू नहीं होता है इसके अंदर। एन एवैक्यूएटेड ट्यूब होल्डर और सिरिंज जो है वो ये आपके साथ जो है वो रहता है, और इससे आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो। इवन आप इंजेक्शन लगाते हो तो इससे भी लगा सकते हो, कोई इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों का डर्मल पंक्चर था। यहाँ तक आपकी जो पंक्चर प्रोसीजर्स थे वो तकरीबन जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों के प्रैक्टिकल जो है वो रहते हैं, तो प्रैक्टिकल वैन पंक्चर आपका हुआ था, अगले आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह आई होप के सारे स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हो, क्योंकि उसके अगले हफ्ते जो है वो फिर आपका एग्ज़ाम होगा, और सर्टिफिकेट लेने के लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो तकरीबन 50% मार्क्स आपके जो है वो होने चाहिए, जिसमें से 50% मार्क्स में से आपको मैं बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनको मैंने दिया था टास्क दिया था, जो गैर हाजिर थे हमारे लास्ट फिजिकल क्लास के अंदर, तो उनको मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप लोग वीडियो बना के मुझे सेंड कर दें। तो मुझे एक भी वीडियो जो है वो रिसीव नहीं हो गई और नहीं हुई अभी तक, तो उनके मार्क्स तो 25 मार्क्स तो उनके चले गए, और 25 मार्क्स जो बाकी है वो अगले आने वाले हफ्ते में हो जाए। Excuse me, sir. जी Sir, I'm still out of city and I'm not home, so that's why मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो इसीलिए तो मैंने आपको वीडियो का कहा हुआ था। आप कहाँ पे है, कोई चांद पे गई हुई है? नहीं सर, मैं अपनी नानों के पास हूँ, उनकी तबीयत बहुत नानों ज़्यादा किधर गई ख़राब है, है? that's why ठीक मैं है, इधर तो फैसलाबाद आई हूँ। अल्लाह नानों की सेहत आपकी ठीक करे। तो नानू बीमार है? जी। अच्छा, उनको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं? जी लगते हैं। ब्लड लेते हैं आप लोग उनसे? मुझे तो नहीं, जाहिर सी बात है वहाँ लेने देंगे, वो खुद ही हॉस्पिटल वाले लेते हैं सर। ठीक है, जब हॉस्पिटल वाले आते हैं या आप उनकी जो है वहाँ पे अटेंडेंट बनी हुई है, ठीक है, आप उनका ख्याल रख रहे हैं, आप उनको सब कुछ देख रहे हैं, पर्टिकुलरली आपके पास तो मौका है, पेशेंट है आपके पास, तो उस सिनेरियो में आप ब्लड वो करवा के दे दें, या नहीं तो नानू के जो है कोई और भी होगा, आप उनको पकड़ लें, उनसे ब्लड ले लें। सर अगर मैं परसों तक जो है वो वीडियो बना के दे दूँ तो
क्योंकि मैं कल शायद घर चली जाऊँ। ठीक है, ये हफ्ता जो है ये आप लोगों का मतलब इशू नहीं है, लेकिन ये है कि जब आपको टास्क दिया जाता है तो एक भी स्टूडेंट जो है उसने हमें जो है वो वीडियो नहीं भेजी। अब जो बच्चे आए थे, यह याद रखें ना कि वो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो आए थे, प्रैक्टिकल किया, परफॉर्म किया, बेचारा एक बच्चा हमारा बेहोश भी हो गया, वो बेहोशी के प्रैक्टिकल भी हमने वहाँ पे परफॉर्म कर लिया उसको, ठीक है। फिर उसको ऑफिस लेके चले गए। तो बहरहाल वो डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर बच्चा जो है वो बेहोश हो जाए और अगर ऐसे ही वो डर के बेहोश होना शुरू हो जाए तो दोनों में फ़र्क होता है। तो वो प्रोसीजर हमने वहाँ पे किया, तो बड़ा आइडियल सिचुएशन, अल्लाह उसको सेहत दे। बहरहाल वो हमारा आगे स्टूडेंट भी बनने वाला है, तो उसको तो इशू नहीं है, उसको तो हम फिर यहाँ पे भी समझा देंगे। लेकिन जो नहीं आए उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस की हुई थी। कौन कौन आया था, ज़रा हाथ उठा ले। जी, ये सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, उसमें से इमरान था, अतीक था, ये सारे स्टूडेंट जो है वो आए हुए थे। और इसमें से इमरान आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना। जी सर, मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे तो थोड़ा सा पहुंचने में थोड़ा सा लेट भी हो गया था क्योंकि वो डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। एनीवेज एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था। इससे पहले तो मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था किसी का ब्लड लेने का और इस तरह किसी को इंजेक्ट ये जो है सिरिंज इंजेक्ट करने का। और अच्छा, इस हफ्ते आपने फिर ट्राई की, फिर जब मैंने आपसे कहा था कि इमरान आपने घर जाके जो है, क्योंकि अब जब आप एक दफ़ा नींद आराम से कर लेंगे तो ख्वाब में भी आपको ब्लड लेने का अमल जो है वो ऑटोमेटिकली आपका स्किल्स डेवलप होगा। तो फिर अगले दिन आपने ट्राई की? सर मैं वो जो गैस के पाइप वाला आपने वो टोटका बताया था ना सर, मैंने प्रैक्टिस की है काफ़ी। उस पर प्रैक्टिस की है, ठीक है। अगले हफ्ते आपने फिर मेरा ब्लड लेना है। ओके, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। हाँ, अगले हफ्ते आपने फिर मेरा जो है वो ब्लड लेना है। और मोहम्मद क्या नाम है, अहमद बिन फैसल। जी सर। अहमद जी, अहमद ये बताओ, नाश्ता करते हो आप? कभी कभी कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं, ये अब नाश्ता हर रोज तुमने करना है। कल से तुम आ रहे हो यूनिवर्सिटी? जी सर। अच्छा ठीक है, तो अब तो हर रोज तुमने ब्लड देना है और लेना है। ओके, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कितने हाथ दिए हैं? 2 हाथ दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, अहमद बिन फैसल हमारा BSMLT का स्टूडेंट है, तो ये तो अलग, मैं इसको पर्टिकुलरली कह रहा हूँ। आप लोगों ने अगले हफ्ते आना है इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके, तो कोशिश कर ले कि अगले हफ्ते आप सारे आ जाएं, आपकी फ़ी वगैरह सारी चीज़ें हो, ताकि बाद में आपको सर्टिफिकेट लेने में वो सारी चीज़ें जो है वो इशू ना हो। और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी मैंने फिर आप लोगों को कुछ बताने हैं कि किस तरह एग्ज़ाम आएगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मुझे मैसेज भी किए थे, तो मैं उनको बताता चलूँ, बेटा आप लोग एग्ज़ाम से ना डरें, बिल्कुल एग्ज़ाम से ना डरें, ठीक है। यही सारी बातें होंगी उसके अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए हैं, जो मैंने आप लोगों को PPT में आप लोगों को दिए हैं, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जैसे आज आप अगर देख ले तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें आप खुद MCQs बना ले। कौन से MCQs हो सकता है इसके अंदर? इसमें यही MCQs हो सकता है ना कि जो वैन पंक्चर है उसके लैंसेट का साइज़ जो है वो, लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। बल्कि एक और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। आप कितने स्टूडेंट्स हो? आप ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं आप, बल्कि मेरे साथ 10 है, नहीं जी 10 है आप लोग। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बैठ जाए, अपने 10 MCQs बना ले, ठीक है। 10 डिफरेंट MCQs बना ले, वो मेरे साथ शेयर कर दे, उसको मैं देख लूँगा। तो उस चीज़ MCQs के मुताबिक जो है वो आपके तकरीबन 20 MCQs होंगे और 2 जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ओके, 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपके प्रोसीजर हो सकते हैं वो कुछ भी, कोई भी प्रोसीजर होगा, हो सकता है वो बीकिंग मेथड हो सकता है कोई नीडल स्टिक इंजरी आप कैसे मिटिगेट करते हो उसका प्रोसीजर हो सकता है वो वेन पंक्चर का हो सकता है कि वो एंट्रेंस का हो। तो यही जो है वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर, आपके पेपर के अंदर भी आ सकते हैं। कोई इतनी जो है वो बहुत बड़ी वो नहीं होगा, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होगा, सिंपल सा एग्जाम होगा। आप लोग लैब आएंगे, बैठ जाएंगे, अपना एग्जाम टेस्ट वगैरह जो है वो दे दोगे, बात ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आपका जो है वो
कोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि अगला हफ्ता जो है हमारा 23-24 को है, तो हो सकता है 23 या 24 को इंशाल्लाह मैं आपको बुला लूँगा, और फिर आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 30 सितंबर को इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम जो है वो फाइनल होगा। ओके, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों को? बस सर यही पूछना था कि नेक्स्ट जो है वो 24 को सैटरडे आ रहा है, उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से सर मैं बस यही पूछना चाह रहा था आपसे कि एग्जाम की डेट बता दीजिएगा। जी बस यही है, 30 इंशाल्लाह हफ्ते को। ओके जी ठीक हो गया सर। हाँ, मतलब ये कुछ मेरी मैंने तरफ से है बाकी। MCQs बनाए हैं, तो मैं वो आपको सेंड कर दूं? सॉरी क्या बोल रही है आप? सर मैंने कुछ MCQs बनाए थे अपने याद दहानी के लिए, तो वो मैं हाँ आपको सेंड कर बिल्कुल, दूं? मैंने यही कहा ना कि आप 10-10 MCQs बना ले, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि उसी को देख के जो है वो मेरा माइंड जो है वो आप लोगों की तरफ हो जाएगा कि अच्छा चले ये क्वेश्चन जो तुम्हें तो तकरीबन 50% आपके 50 MCQ से 50% मैं ले लूँगा, इतनी मैं आसानी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट लेक्चर है और बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ये अब हमारे पास सिर्फ ब्लड जो है वो स्पेसिमेन नहीं होता, बल्कि ब्लड के अलावा जो है और भी बहुत सारे स्पेसिमेन जो है वो हो सकते हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्लड जो है वो आपका कहाँ कहाँ से आता है। एक वेन से आ सकता है, एक आर्टरी से आ सकता है, एक डर्मल से आया, और एक प्रोसीजर जो होता है वो बोन मैरो होता है, तो उसमें भी ब्लड आता है, लेकिन उसको हम ल्यूकीमिया जो होता है जिसको कैंसर्स कहा जाता है, उन पेशेंट के लिए, या जो एनीमिया होता है जैसे अप्लास्टिक एनीमिया हो गया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, हेमोल्टिक एनीमियाज हो गए, तो उस सिनेरियो या सिकल सेल एनीमियाज वगैरह हो गए, तो किसी के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। कभी कभार हमें रिजल्ट जो है वो फिर भी एम्बिगुअस होता है, तो देन वी हैव टू टेक ब्लड फ्रॉम हिज मैरो, जिसको कहते हैं बोन मैरो प्रोसीजर कहते हैं। ओके, अच्छा, तो उसके साथ जो है वो बायोप्सी हम लेते हैं। आपने सुना होगा कहाँ की बायोप्सी है भाई, लीवर की बायोप्सी ली है, फलां जगह की बायोप्सी ली है, तो ये भी हम कभी कभार जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए या इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए एक पर्टिकुलर एरिया से एक टिश्यू का हिस्सा लेते हैं, जिसको फिर बाद में हम हिस्टोलॉजी के एक सर्टेन प्रोसीजर है उसके थ्रू जो है वो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और सरा है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड्स। ओके, हमारे बॉडी के अंदर जहाँ ब्लड है तो वहाँ पे हर ऑर्गन जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड के अंदर घेरा हुआ है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो लंग्स है, तो लंग्स के इर्द गिर्द भी एक फ्लूइड जो है वो पड़ा हुआ है। तो इस तरह फ्लूइड्स भी बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। फिर ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे ना फ्लूइड्स होते हैं और ना ब्लड होता है, हमने उसको क्या करना होता है, स्वैब लेना होता है। मिसाल के तौर पे आपने कोविड-19 के लिए जो है वो आपने देखा होगा कि हम क्या ले रहे थे, हम बेसिकली स्वैब ले रहे थे। आपने स्वैब जो है वो सीधा उसके नॉस्ट्रल के अंदर जो है वो एंटर करना था, वहाँ पे उसको रब करना था उस एरिया को, और फिर उस स्वैब को जो है वो आपने बाकी उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो टेस्ट जो जिसको हम PCR कहते हैं, तो वो आपने परफॉर्म करने थे। तो ब्लड, बायोप्सी, फ्लूइड्स, स्वैब्स, ये आपके जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो स्पेसिमेन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास अब स्टूल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन जो हमारे पास सैंपल्स थे वो कौन कौन से थे, 4 थे। ब्लड में आपने देखा होल ब्लड आ सकता है हमारे पास, इसी होल ब्लड से हम सीरम प्लाज्मा डिफर कर सकते हैं, बोन मैरो आ सकता है। ओके, फ्लूइड्स में हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ सकता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से लिया जाता है, आपके लंबर एरिया से लिया जाता है, नीडल के ज़रिए। एक बिल्कुल साफ शिफाफ विस्कस पानी है और उसको आप एस्पायरेट करते हो। ब्लड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, वर्ड यूज़ कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप ब्लड जो है वो फिलबॉटमी कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो फ्लूइड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एस्पायरेशन कर दे। आप देख रहे हैं ना, बोन मैरो एस्पायरेशन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एस्पायरेशन। तो इस वजह से फ्लूइड्स के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या होगा, एस्पायरेट का वर्ड यूज़ आएगा।
एसाइटिक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, हाइड्रोसील फ्लूइड होता है, और कुछ सिस्ट हमारे बॉडी के अंदर बन जाते हैं जो कि बड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी फिर फ्लूइड हो जाता है। तो उस फ्लूइड को भी हम क्या करते हैं, निकालते हैं और इसको एस्पायरेट करते हैं। फिर उसके बाद बायोप्सीज आती है, तो कोर बायोप्सीज है, एंडोमेट्रियल बायोप्सीज है, एंडोस्कोपिक बायोप्सीज है, एक्सेशनल एंड इंसिजनल बायोप्सीज हो गई, कार्डियक बायोप्सीज हो गई, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सीज हो गई, जिसको आमतौर पे आपने सुना होगा FNAC कहते हैं। लिम्फ नोड जो लिम्फ वगैरह बढ़ जाते हैं तो उसके अंदर नीडल इंसर्ट करके प्रॉपर ट्यूब्स के प्रॉपर सिरिंज के ज़रिए जो है वो हम उसके बायोप्सी जो है वो उसका एक सॉलिड एरिया जो है वो हम लेते हैं। स्वैब्स अगर देख ले तो थ्रोट स्वैब्स हम ले सकते हैं, फेरेंजियल स्वैब ले सकते हैं, नेजल स्वैब्स ले सकते हैं, एयर से स्वैब ले सकते हैं, आई स्वैब ले सकते हैं, रेक्टल से ले सकते हैं, और विजाइनल स्वैब जो है वो भी हम ले सकते हैं। स्टूल, स्पुटम, सलाइवा, यूरिन, सेमेन और स्किन स्क्रैपिंग, ये भी सैंपल है, ये भी आपके पास जो है वो आ सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सैंपल होते हैं जो कि हम डॉक्टर के मतलब ये अक्सर जो है वो फिजिशियन ही लेता है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, CVS एक सैंपल है, कोरियोनिक वायरलेस सैम्पलिंग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, ओके, एक फैमिली के अंदर आया, अब उसी पेरेंट्स के दोबारा से जो है वो बेबी आ रहा है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है, और वो सोच रहे हैं कि हमारे आने वाला बच्चा जो अभी पेट के अंदर ही है वो क्या थैलेसीमिया मेजर होगा या नहीं होगा, या उसको कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसको उसकी चेकअप करने के लिए, उसको देखने के लिए कि ये जो 9 महीने बाद बच्चा आ रहा है ये पर्टिकुलरली कैसे होगा, तो उसके लिए एक सैंपल लिया जाता है जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग कहते हैं, और उसको फिर उसी से बच्चे से सैंपल लिया जाता है जो कि अभी माँ के पेट के अंदर है, और इसको फिर आगे देखा जाता है, PCR करवाया जाता है कि जो डिजीज़ के लिए वो उसको डायग्नोज कर रहे थे, तो वेदर दैट डिजीज इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट विच इज़ जो कि आएगा 9 महीने बाद। ओके, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आपके ब्लड, बकल स्वाब हो गए, हेयर्स हो गए, बोन्स हो गए, टीथ हो गए, फिंगर नेल्स हो गए, टिश्यू फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंक्लूडिंग ब्रेन, मसल्स और स्किन, इससे भी हम सैंपल ले सकते हैं। पोस्टमार्टम के ज़रिए जो है, जिसको टॉक्सिकोलॉजी या फोरेंसिक मेडिसिन कहा जाता है, ऑटोप्सीज जिसको कहा जाता है, तो उनसे भी सैंपल जो है वो आप डेड बॉडी से वो भी ले सकते हैं। और फिर जो है वो ब्रीथ टेस्ट, ब्रीथलाइजर, यानी आपकी जो अंदर से आप जो कुछ एक्सहेल कर रहे हो, ये भी आपका एक सैंपल है। ओके, कैसे किया जा सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को एक डिजीज़ है, जिसको मिसाल के तौर पे मैं कौन सी मिसाल दे दूँ आपको, हेलिकोबैक्टर पायलोरी है फॉर एग्जांपल, H पायलोरी एक आम सा जो है वो टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं H पायलोरी स्टूल टेस्ट। इसी का टेस्ट होता है ब्लड के ज़रिए भी, जिसको हम कहते हैं H पायलोरी, सीरम H पायलोरी। ओके, तो 2 टेस्ट हो गए। अब ये दोनों इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है। एक और टेस्ट होता है जिसको हम जो है वो ब्रीथलाइजर्स के ज़रिए करते हैं। आप अपनी सांस ले लेते हो और फिर उसको सांस को उस मशीन के अंदर जो है फूंक देते हो, तो पूरे के पूरे अंदर जो आपका जो गैसेस थे या जो H पायलोरी की वजह से बने हुए हैं, जो कि यूरिएस पॉजिटिव होता है, तो वो सारे गैसेस जो है वो आपके उस मशीन के अंदर आ जाते हैं और आपको जो बता देता है कि आपका सैंपल जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारे जो है ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस है जो कि ब्लड के अलावा भी जो है वो सैंपल हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये जो स्लाइड है ये शेयर करूंगा आपके फ़ायदे के लिए। हो सकता है किसी को टाइम मिले, इसको पढ़ ले, ये इससे एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद रखें। ओके, क्योंकि ये एक जनरल है और अगर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो इस पर मज़ीद 3 महीने जो है वो लग सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग इसको देखें, इसको पढ़ें। फिर भी अगर फॉर पर्पज़ ऑफ नॉलेज कोई मुझसे पूछना चाह रहा है तो बिल्कुल वो मुझे मैसेज करे, इंशाल्लाह मैं उनको वो रिप्लाई या उसका जो इशू है वो बिल्कुल इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें से जो पढ़ने वाली चीज़ थी, एक तो सैंपल आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से टाइप के सैंपल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नीडल यूज़ होते हैं,
वो कौन से यूज़ होते हैं? खिलेमा नीडल यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है? बोन मैरो के लिए होता है। जमशेदी नीडल यूज़ होता है, ये वाला, ये भी बोन मैरो और बायोप्सीज के लिए यूज़ होते हैं। पुराने ज़माने में इनके ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स थे, अब जो है एडवांसमेंट आ रही है, तो उसके साथ जो है वो अब हमारे पास नए वाले जो है वो ये बायोप्सीज और टाइप ऑफ बोन मैरो फंक्शन जो है वो हम इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जो आपने पिक्चर्स है ये याद रखने हैं। जिस तरह हम फ्लेबोटमी ट्रे को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सेम यहाँ पे इनका भी एक ट्रे होता है जिसमें आपके बायोप्सीज या बोन मैरो के सारे प्रोसीजरल इक्विपमेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये आपके पास जो है वो स्टेराइल होता है, आप डिफरेंट पेशेंट को जो है वो दे सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक मैडम है और यहाँ पे ये बोन मैरो बायोप्सी ले रही है। इसका इलियक क्रस्ट से जो है वो लिया जाता है। पहले जो है वो ये जो नीडल है इसके ज़रिए यहाँ पे सुराख किया जाता है, इसको रोटेट करते रहते हैं तो यहाँ से सुराख होके वो बोन मैरो के बोन के अंदर चला जाता है। जैसे ही बोन के अंदर चला जाता है फिर उसके अंदर ये इंसर्ट कर देते हैं, ये वाला एरिया, ये जैसे ही अंदर इंसर्ट हो जाता है इसके साथ फिर इसके हब के साथ हम क्या लगा देते हैं, नीडल लगा लेते हैं और इसको हम ऊपर जो है पुल करते हैं। तो अंदर ये जो अब इसके अंदर ब्लड आ रहा है ये बेसिकली बोन मैरो एस्पायरेशन है। इसको फिर आगे हम जो है फ्लो साइटोमेट्री के लिए या बोन मैरो की स्लाइड्स के लिए या इसके जो टेस्ट होते हैं उसके लिए जो है वो लिया जाता है। ओके, ये बायोप्सी बोन मैरो जो था बहुत पेनफुल होता है। सॉरी, तो मैंने कहा बोन मैरो जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। नहीं इतना पेनफुल तो नहीं होता सर मेरा हुआ हुआ है इसीलिए। अच्छा, आपका हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने फील किया होगा कि जब उसको पुल करते हैं ऊपर की तरफ तो उस वक्त आप फील करते हो कि बहुत ज़्यादा जो आपके बोन्स है उसमें दर्द हो रहा होता है। तो इसको जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और बाकी एक परसेप्शन होती है, ठीक है। याद रखें कि वो एक डर रहता है कि शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल है, लेकिन एज सच इतना ज़्यादा वो तकलीफ नहीं देता। ओके, बहरहाल आपने किस लिए लिया था, किस वजह से आपने दिया था? सर मेरा डायग्नोज नहीं हो रहा था, तो मैं बीमार थी बहुत ज्यादा, मुझे वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी, तो उनसे डायग्नोज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरी बोन मैरो, एलपी, एंडोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी सारा कुछ कर दिया। अच्छा, बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो अक्सर हम जो है वो उसके लिए लेते हैं ल्यूकेमिक पेशेंट के लिए या एनीमियस के लिए जो है, उसमें अगर डायग्नोज नहीं हो पा रहा होता सर तो वो इसलिए। सोच रहे थे कि शायद हड्डियों की इसको ना टीबी ना हो। अच्छा अच्छा, तो मसला तो नहीं हुआ फिर? नहीं नहीं सर। चले ठीक है, अल्लाह खैर करे, दोबारा अल्लाह करे दोबारा आप बोन मैरो ना दें। ओके, तो ये बोन मैरो का प्रोसीजर था। अच्छा, अब इसमें एक जो है वो आपके पास ब्लड आ रहा है, एक अंदर से जो है वो आप बायोप्सीज भी ले सकते हो। तो उसमें बायोप्सी में ये होता है कि आप उसका नीडल डिफरेंट होता है, आप उसको कट लगा लेते हो अंदर से, तो उसका एक पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो उसके टिप के अंदर आ जाता है और फिर आप उस टिश्यू को जो है वो क्या करते हो, फिर हिस्टोलॉजिकल टेस्ट करते हो। तो ये बोन मैरो और बायोप्सी का हो गया। इसी तरह बायोप्सी कुछ जैसे लीवर का बायोप्सी होगा, तो लीवर जो है वो कैमरा गाइडेड होता है कि आप उस कैमरे के ज़रिए जो है वो लेके चलते हैं और उसको जो है वो फिर आप उस एरिया से पर्टिकुलर जो टिश्यू है वो बाहर निकाल लेते हो और उसका फिर प्रोसीजर करते हो। ये अब स्वैब्स है, तो स्वैब्स तकरीबन सारे एक ही किस्म के होते हैं, सब तकरीबन एक जैसी ही होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ जो है वो स्वैब्स जैसे चारकोल ब्लैक है, ये पिंक कलर का है, ये वाइट कलर का है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस जो है वो इसमें है। जिस तरह हम ट्यूब्स के अंदर करते हैं तो किस लिए किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे फ्लू है, कोविड है, रिस्पायरेटरी सेंशियल वायरस है, आरएसवी जो करते हैं, वोपिंग कप है, मेनिंजाइटिस हो रहा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ्लोकोकस और ये अगर किसी को है उन सिनेरियोज के अंदर जो है वो फिर आप जो है वो ये स्वैब जो है वो ले लेते हो। ये आप लोग ने देखा होगा, बल्कि किया भी होगा कोविड-19 के अंदर, ये भी एक तकलीफ दे अमल था। और यहाँ पे आप सीधे जाके जो है वो अंदर यहाँ से जो इसके नॉस्ट्रल्स है यहाँ से आप इसको रब करते हो, रोटेट करते हो। और ये माउथ स्वैब जो है वो ब्लैक जो है यूज़ होता है, इसको चारकोल कहते हैं हम, और ये माउथ स्वैब के लिए जो है वो यूज़ होता है। फिर उसके साथ एयर के लिए भी यूज़ हो सकता है ये।
इसके आप कल्चर भी लगा सकते हो, आप टेस्ट भी कर सकते हो। ये आपके कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को हुआ है, आइज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यही स्वैब जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड सिमिलरली बाकी जो यूरिन है, स्टूल है, ये भी आप यूटीआईज़ के लिए यूज़ करते हो। यूरिन क्यों लेते हैं? बेसिकली आप अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम यूरिन लेते हैं। अब यूरिन के अंदर आपने क्या देखना होता है? पस सेल्स देखने होते हैं, आरबीसीज देखने होते हैं। अगर किडनी का कोई इशू है, मिसाल के तौर पे स्टोन बना हुआ है, तो उसके लिए कैल्शियम ऑक्सिलेट या ट्रिपल फॉस्फेट, एमॉर्फस यूरेट, एमॉर्फस फॉस्फेट, तो ये हम देखते हैं। तो उसके लिए आपने यूरिन के जो है वो केमिकल टेस्टिंग करवानी होती है, जिससे आपको ग्लूकोज का पता चल जाता है, ल्यूकोसाइड का पता चल जाता है, और उसी को आप सेंट्रीफ्यूज करते हो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तो फिर आपको पता आइडिया लग जाता है कि आपको जो है वो कौन सा इन्फेक्शन है, और उसी सैंपल को आप जो है आगे उसके लिए कल्चर के लिए भी दे सकते हो। तो यूटीआईज़ के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों के लिए जो है ये आप यूज़ करते हो, स्पेशल बैग आता है इनका, क्योंकि इनका तो पता नहीं चलता कि किस वक्त यूरिन करेंगे, किस वक्त पास नहीं करेंगे ना, आप इनको कुछ बोल सकते हैं। तो ये इसके साथ जो है वो एरिया के साथ अटैच किया जाता है, और फिर ये स्टेराइल होता है बेसिकली, इसी को आप जो है वो लैब लेके चले जाते हैं। स्टूल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूल के अंदर आपके जितने पैरासाइट्स हैं वो सारे पाए जाते हैं, जैसे एंटी अमीबा हो गया, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस हो गया, जार्डिया हो गया, एंकाइलोस्टोमा डिडिनेलिस हो गया, एचनाना हो गया, ठीक है। ये जितने आपके अजीब व गरीब किस्म के नाम है, तो ये आपके स्टूल के अंदर ही आते हैं, और इसके लिए भी आपने थोड़ा सा स्पेसिमेन लेना होता है। कुछ लोग जो है वो इनको इसको फुल कर देते हैं, तो खैर इसको फुल करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत माइन्यूट सा जो है वो इसके लिए स्टूल चाहिए होता है। उसके बाद सेमेन है, तो सेमेन जो है ये इनफर्टिलिटी पर्पस के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के अगर शादी के 2 साल हो चुके हैं एंड दे आर नॉट कंसीविंग, तो दे हैव टू थिंक फॉर इनफर्टिलिटी टेस्टिंग, जिसमें से सबसे आसान और सबसे जो मेन टेस्ट होता है वो सेमेन होता है फॉर मेल। फीमेल के लिए जो है वो हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे LH हो गया, FSH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड हार्मोन्स हो गए, तो वो खातून जो है उसके टेस्टों पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। कभी कभार हम ये गलती कर देते हैं कि पहले मर्द की जो टेस्ट है वो नहीं करते, हालांकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1000 रुपये का खर्चा आता है, और हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है वो मेल में हो, और आप फीमेल के पीछे लगे हुए हैं, हज़ारों लाखों रुपए ज़ाया कर देते। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम तो सेमेन में थी। तो इस वजह से सबसे आइडियल और पहला टेस्ट इनफर्टिलिटी में कौन सा होना चाहिए? सेमेन एनालिसिस जो है वो होना चाहिए। तो इसमें भी सिनेरियोज होते हैं कि अगर स्पर्म काउंट जो है वो 25 मिलियन से कम है, या स्पर्म जो है आपका आ रहा है, अब वो उसका शेप जो है वो अफेक्टेड है, डबल हेड है, डबल टेल है, या इस तरह कोई है इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। इवन अगर आपको वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ रहा है, जैसे पस्टन्स आ रहे हैं, तो उसमें भी सेमेन जो है वो फिर अपनी कंसीविंग जो है ओवा के साथ जो है वो नहीं कर सकता। तो सेमेन एनालिसिस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आल्सो वेजेक्टोमी सक्सेस, अगर कोई कपल है एंड दे डोंट वांट टू कंसीव, तो कुछ तो पिल्स यूज़ करती है ख़वातीन, ओके, दैट इज़ अनदर इशू। मर्द के लिए भी ऐसा ही होता है कि वो क्या कर देता है, वो इसको सील कर देते हैं, एंड आफ्टर सील वो फिर अपना सेमेन जो है वो टेस्ट करवाने लेके चले जाते हैं कि कोई स्पर्म तो नहीं आना चाहिए, आया है, तो वहाँ पे स्पर्म आना नहीं चाहिए। लेट सपोज अगर स्पर्म आता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रोसीजर हुआ था वो गलत हुआ था, तो ही हेल्थ मेक श्योर कि ये प्रोसीजर जो है उसको फिर डॉक्टर दोबारा करेंगे। तो इस वजह से ये दो जो इसकी सिग्निफिकेंस है, एक मेल इनफर्टिलिटी को देखा जाता है, दूसरा जो है वेजेक्टोमी सक्सेस के लिए जो है वो देखा जाता है। तो ये फिर आप लोग बीच बीच में ये मैंने आप लोगों को बता दिया मेन जो इसकी बातें थी जो आप लोगों के साथ रिलेटेड थी, कि एक तो आपको डिफरेंट स्पेसिमेन विच आर यूज्ड इन द लैब उसकी सिग्निफिकेंस बता दी, उसके बाद आपने डिफरेंट सैंपल जो कि रूटीनली यूज़ होते हैं वो बता दी, और फिर नीडल्स वगैरह जो है वो कुछ सैंपल जो थे वो उसके लिए ही बता दी। अच्छा, कुछ सैंपल जो है वो हम लेते हैं, जैसे ब्लड आप लेते हो खुद, ठीक है, ज़्यादातर फिर में जो है ब्लड लेते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, जैसे यूरिन, स्टूल, सेमेन, ये आप तो नहीं ले सकते, ठीक है, ऑब्वियसली आप
पेशेंट को क्या बताओगे? पेशेंट को आप उसका प्रोसीजर बताओगे। मिसाल के तौर पे आप एक पेशेंट को बता रहे हैं, उसके 2 टेस्ट आए हैं, एक जो है वो स्पर्म एनालिसिस है या सेमेन एनालिसिस है और दूसरा जो है उसका यूरिन एनालिसिस है। तो अब आपने ये उसको बताना होगा, उसके जो प्रोसीजर प्री रिक्विजिट उसके जो गाइडलाइंस है वो आपने उसको बताने होते हैं कि भाई आपने पहले यूरिन पास करना है, उसके बाद आपने अलग से कंटेनर के अंदर जो है वो सेमेन पास करना है, ओके, फला फला फला, उसकी बड़ी लंबी जो है वो रिक्विजिट होती है, तो वो आपके लैब के अंदर लिखी भी होती है और आप जो है वो WHO की क्लासिफिकेशन उससे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप लोगों का वो नहीं है, डिटेल के साथ पढ़ाने का नहीं है, तो इस वजह से मैं इस पर खामोशी ही इजहार करूँगा। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं और स्टूल वो खुद देगा, ठीक है, स्वैब जो है वो आप लेंगे, बोन मैरो जो है वो डॉक्टर लेता है, जो फ्लूइड्स है वो डॉक्टर लेता है, जो फिजिशियन होता है। तो डिफरेंट सैम्पल्स है, लेकिन इन सब का मंजिल मकसूद जो है वो कौन सा है? वो एक ही है, जो कि लैब में आना है और लैब में इसके टेस्ट जो है वो क्या होने हैं? परफॉर्म होने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के हवाले से तो फिर बिल्कुल पूछ सकता है। वी हैव स्टिल 11 मिनट्स इन लेफ्ट। वो फिलबॉटमिस्ट को अलाउ है या? शफीक, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है यार। मैंने कहा सर, जो आर्टीरियल सैंपल होता है वो फिलबॉटमिस्ट के करने के लिए होता है या कि डॉक्टर ने परफॉर्म करता है आर्टीरियल सैंपल? अच्छा, आर्टीरियल सैंपल के लिए जो है वो फ्लेबोटमिस्ट खुद अपने बिहाफ पे नहीं करेगा, ठीक है। आर्टीरियल अगर वो परफॉर्म करता भी है तो वो फिजिशियन के अंडर सुपरविजन होगा, या जो एक्सपर्ट नर्स होती है जिसको हम चीफ नर्स या हेड नर्स कहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम उसके अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इसमें कंसिक्वेंसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ओके। और वो कंसिक्वेंस क्या है कि खुदा न खास्ता अगर इसका ब्लड रुकता नहीं है तो फिर जाहिर बात है कि वहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर जो है उसके लिए होना चाहिए। जैसे इसके हम वैसे करते क्यों है आपको पता है ना, कि इसमें हम इसका पीएच देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, इसको इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? आर्टीरियल ब्लड गैसेस कहते हैं, कि इसके अंदर हम गैसेस को ही चेक करते हैं। तो अगर पेशेंट इतना खतरे में है तो जाहिर बात है कि वो आपके पास लैब में तो नहीं आएगा कि लैब में आ गए इसका ABGs करो, वो बल्कि वो ऑन बेड ही होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ABGs का जो मशीन होता है, ठीक है, वो आपके वार्ड के अंदर ही होता है, तो वहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर, और उधर ही वो टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं, उधर ही वो उसी वक्त जो है वो चेक कर लेते हैं। तो अक्सर ज़्यादातर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ये जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए जो मशीन होता है वो ऑलरेडी आपके वार्ड के अंदर होता है, और ये जो पेशेंट है ये वहाँ पे अंडर द सुपरविजन ऑफ हाउस अटेंडेंट और फिजिशियन या आपकी जो चीफ नर्स होती है उसके अंडर सुपरविजन ही होना चाहिए। सर ये सारे जो है स्लाइड्स सेंड कर सकते हैं एक दफा, क्योंकि मेरे पास हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ मिस ना कोई हो जाए। अच्छा, स्लाइड्स मैंने कौन से आपको सेंड नहीं किए? सर मैं चेक कर लेता हूँ टोटल हैं कितनी सर ये? यार ये तो आप लोगों को पता होगा ना, मैं तो क्योंकि जहाँ तक मैंने की है वो तो सारे आप लोगों को पहुँच चुकी है। आपके क्लास का मॉनिटर कौन था? एक मिनट, ये मैं अभी कर देता हूँ ताकि बाद में इशू ना बने, ठीक है। जी, इसमें से ये लेक्चर हो गया, ठीक है। डर्मल पंक्चर हो गया, ठीक है। आपका हैंड वॉशिंग हो गया, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज एंड स्पेसिमेंस ये हो गया। सैंपल टिश्यू टेक्निक्स, ट्रबल शूटिंग भेज दी थी मैंने, ये आगे थे, ये आ गई थी ना, ठीक है। तकरीबन कंप्लीट हो गए। फिर भी अगर कोई कम ज़्यादा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को एक बुक गिफ्ट करनी है और बहुत प्यारी बुक है। जो बच्चे ASCP के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो बुक है ये वाली,
और इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें पूरा जो है वो कोर्स पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, बड़ी डिटेल के साथ है। और इसमें आप लोग केसेस को स्टडी कर ले, वो केसेस जो है वो बहुत कमाल की है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। तो ये बुक जो है ये सबको मेरी तरफ से गिफ्ट है, और इसको भी आप कोशिश करें क्योंकि आपका काम ही यही है। तो सिनेरियोज आपके साथ डिफरेंट आ सकते हैं, तो ये बहुत प्यारी बुक है। ओके, ठीक है सर। बाकी इसमें इंशाल्लाह इसकी जो रिकॉर्डेड सेशन है वो मैं इस हफ्ते अपलोड करवा दूंगा, आपके साथ लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में कोई और क्वेश्चंस किसी का है तो पूछ ले, नहीं तो क्लास को जो है वो एंड कर देते हैं। सर वो वीडियो वाली ऑप्शन अभी मौजूद है इस हफ्ते? वीडियो के लिए जो है वो मैंने ऑलरेडी रिदा को टाइम दिया हुआ है, तो आप समझे कि आज क्या तारीख है, 17 है, 18, 19, 20 तक आप भेज सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया सर। एंड सर वो जो हम लोगों ने एमसीक्यूज आप कह रहे हैं बनाने हैं, उसका ऐसे कर लेते हैं सबको आप अगर बता दें कि एक एक लेक्चर में से वो बना लें तो ज़्यादा बेटर नहीं हो जाएगा? बेटा कुछ चीज़ें आप लोग खुद कर ले, ये मैंने आप लोगों को बता तो दिया, ठीक है, कि हर बच्चा जो है वो 10-10 एमसीक्यूज बना ले। अब अगर मैं एक बच्चे को पकड़ूं और कहूं कि तुम 10 बना दो, तुम 10 बना दो, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जनरली जो है आपने मुझे 50 एमसीक्यूज जो है ग्रुप में सेंड कर दे, और याद रखिए ऐसा ना हो कि आप एक एक एमसीक्यूज सेंड कर दें। इसको आपने उस पर बना ले, वर्ड पे बना ले, और उसको पेस्ट कर ले वहाँ पे ही, उसी से मैं जो है वो आपके फिर 50% जो है वो एमसीक्यूज ले लूँगा, ठीक है। सर ये आज के लेक्चर से एमसीक्यूज बनाने हैं या ओवरऑल से बनाने हैं हमने 10-10?